शालिनी, स्वाति, रूबी, मोनू, अश्वनी, उसके बाद बबली, बाबूलाल, शीतल, और उसके बाद में अल्पा, और उसके बाद हर्ष, नीतू, और आपको रश्मि, मेघा, भाटी, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मुझे एक बार बताएंगे कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बेटा अगर आवाज प्रॉपर आ रही है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दें। ठीक है, जल्दी से एक बार आप थम्स अप कर देंगे फटाफट से अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, मैं अगर अच्छे से दिख रही हूँ। और आप जानते हैं कि औरंगजेब आज में जो है आपको कराना है। कल मैंने शाहजहां के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, शाहजहां के बारे में बताया था, लेकिन शाहजहां का एक पुत्र दारा शिको, उसके बारे में मुझे कुछ फैक्ट्स आपको बताने हैं। उसकी जो बेटी जो उसके साथ उसके अंतिम समय तक रहती है, उसका जहां आरा के बारे में मुझे जिक्र करना है। उसके बाद फिर मैं आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, औरंगजेब। बेटा जितना आज मैं आपको पढ़ा पाऊंगी उतना मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज कुछ मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, थोड़ी सी डाउन हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं या मैं आपको समझाऊंगी नहीं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, सारी चीजें आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आप देखोगे यहाँ पर बेटा डेली डेली मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती हूँ कि सिलेबस कब खत्म होगा। मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर कम से कम 100 बार आपको दे चुकी हूँ। टेलीग्राम में भी यही आपका क्वेश्चन होता है और क्लास में भी यही क्वेश्चन होता है। आप कभी भी लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं करते हो, कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, और आप जैसे अब कह रहे हो ताजमहल नहीं बताया, और मैं अलग बता चुकी हूँ कि मैं स्थापत्य कला आपको पूरा अलग से पढ़ाऊंगी कि किस किस शासक ने क्या क्या बनाया था, कौन कौन सी इमारत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको मैं वादा कर चुकी हूँ कि मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपके सिलेबस के साथ नहीं करूंगी। ठीक है, और ये फिर जो बच्चे होते हैं कि पीडीएफ से पढ़ाओ कि हाथ से पढ़ाओ, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ लो। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ लो, क्योंकि हाथ से पढ़ाना आपकी डिमांड थी और उस डिमांड को पूरा किया है मैंने। सबकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आप यहाँ पे हजारों की संख्या में हो और मैं अकेली। ठीक है, अब मैं कोई भी कमेंट इसके बाद नहीं लूंगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा, तो आप सबसे पहले एक हेडिंग देंगे, दारा शिकोह। दारा शिकोह। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है, अब दारा शिकोह के बारे में अगर आप मुझसे बात करेंगे, तो इसको एक उपाधि दी गई थी, इसका एक टाइटल था जो कि इसको किसने दिया था? शाहजहां ने। तो उपाधि क्या थी? लिखेगा शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल, ये इसका टाइटल था। और इसे किसने दिया था? तो आप लिखोगे शाहजहां ने दिया था। शाहजहां ने दिया था इसको। ठीक है बेटा, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो लेनपुल। लेनपुल, इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो इसे इसे किसने कहा था? लेनपुल ने इसे कहा था लघु अकबर। ठीक है, लघु अकबर इसको कहा था किसने? लेनपुल ने। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आपने सुना भी होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि इसके गुरु, ठीक है, और गुरु में भी अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, गुरु कौन कौन थे? तो एक गुरु का नाम लिखेंगे मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी, ये किसके गुरु हैं? आप कहोगे मैम गुरु हैं तारा शिकोह के। और एक गुरु का नाम लिखेंगे सरमद काशानी। सरमद काशानी, ये दो गुरु हैं, सरमद काशानी। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो मुल्ला शाह बदख्शी हैं, ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था मियां मीर। इनके गुरु का नाम क्या था? मियां मीर। ये इनके गुरु थे मियां मीर, ये आप ध्यान रखेंगे। मियां मीर किसके गुरु थे? तो आप कहोगे कि मुगल शाह बदख्शी के। और मुगल शाह बदक सॉरी मुल्ला शाह बदख्शी किसके गुरु थे? दारा शिकोह के। आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे, तो इन्होंने क्या इसने क्या किया था? बावन उपनिषदों का
फारसी में अनुवाद किया था, फारसी अनुवाद। ठीक है, और क्या नाम दिया था इनको? तो आप कहोगे मैम सिर ए अकबर। क्या नाम दिया था? आप कहोगे मैम नाम दिया था सिर ए अकबर। 52 उपनिषद को ट्रांसलेट किया था, और इसी वजह से औरंगजेब इन्हें क्या कहता था? काफिर कहता था, कि ये तो काफिर है। काफिर वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो आप कहोगे कि मैम हिंदुओं के लिए काफिर वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे आगे बात करती हूँ यहाँ पर, तो आप एक और चीज ध्यान रखेंगे कि आपको मैं बता दूं, इन्हें एक बुक लिखी है मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन। ठीक है, और इसका मतलब होता है दो समुद्रों का संगम। मतलब क्या होता है इसका? दो समुद्रों का संगम, दो समुद्रों का संगम। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? इनकी बुक है मज्म उल बहरीन, ये इनकी बुक है, ध्यान रखेंगे, जिसका मतलब होता है। और उसके बाद लिखिएगा, इन्होंने और इसने दारा शिकोह ने और क्या किया था? भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी अनुवाद किया था। भगवत गीता और योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, इनका भी बेटा फारसी में ट्रांसलेशन किया था, फारसी अनुवाद। ठीक है, फारसी अनुवाद किया था। आगे वशिष्ठ, एक मिनट, योग वशिष्ठ। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये सब आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में यानी 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में गुरु हर राय ने, गुरु हर राय ने दारा शिकोह को आश्रय दिया, दारा शिकोह को आश्रय दिया। ठीक है, तो किन सिख गुरु के संपर्क में थे ये? गुरु हर राय, इस चीज को ध्यान रखना, गुरु हर राय से इनके रिलेशन से। आगे लिखिएगा, कादरी नाम से रचनाएं लिखता था, कादरी नाम से रचनाएं लिखता था, रचनाएं लिखता था, कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। बेटा सिर ए अकबर जो है आप कह रहे हो कि लिखी है, सिरे अकबर, इसने जो 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया है उसको इन्होंने, इसने कहा है सिरे अकबर। मतलब इनका ट्रांसलेशन करने के बाद एक नाम दे दिया इसको, सिरे अकबर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये इन्होंने 17वीं शताब्दी में गुरु हर राय ने इसको वो दिया था, आश्रय दिया था। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ काम्या बेटा, आपको जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे पता है मेरे पास सारी पीडीएफ आ चुकी है टाइप होकर, लेकिन पीडीएफ डालने से पहले मुझे क्या करना होगा? उनको चेक करना होगा। तो चेक करने के बाद में, जैसे आज एक पीडीएफ मैं डाल दूंगी जहांगीर की, तो उसको चेक करके आज इसके साथ ही मर्ज करके आप को दे दूंगी। फिर कल मेरे पास औरंगजेब की आ जाएगी, सॉरी शाहजहां की आ जाएगी, तो शाहजहां की फिर मैं आपको दे दूंगी। बिना चेक करे तो बेटा पीडीएफ नहीं दूंगी ना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मुझे पूरा ख्याल है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ख्याल नहीं है। ठीक है, आजाद खान कह रहे हैं 2 दिन लगातार क्लास ले लो और खत्म कर दो। हाँ आजाद, आपके जैसे जो सजेशन देने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं, लेकिन इन सजेशंस को कोई मानेगा नहीं। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई बेटा। अब यहाँ पे उसके बाद में मैं आपको किसके बारे में बताने की बात कर रही हूँ? मैं बताने की बात कर रही हूँ जहां आरा। आपको पता है कि जो जहां आरा है वो आपके शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी है, यानी सभी संतानों में सबसे बड़ी संतान कौन है? यही है। अगर मैं आपसे बताऊं प्यारे बच्चे, तो ये आपका मखफी नाम से कविताएं लिखती थी। किस नाम से कविताएं लिखती थी? मखफी नाम से कविताएं लिखती थी। अब देखना ये कितनी अच्छी है, नाम से कविताएं लिखती थी।
ठीक है, मख्फी नाम से कविताएं लिखती थी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। और बेटा जी ये आपकी जो जहां आरा है, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो प्यारे बच्चे ये सबसे ज्येष्ठ थी, इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी अगर मैं उपाधि की बात करती हूँ, इसको जो टाइटल्स दिए गए थे, जैसे इसको एक टाइटल दिया गया था, यहाँ पर आप कह सकते हो पादशाह बेगम या बेगम साहब, पादशाह बेगम या फिर बेगम साहब। ठीक है, बेगम साहब। अब ये आपकी उपाधियां किसको दी जाती थी मैम? जो लोग मैरिड होती थी, जो आपकी जो मैरिड मतलब होती थी, उनको ये उपाधियां दी जाती थी, क्योंकि बादशाह बेगम या बेगम साहब का मतलब होता है कि राजा की जो पत्नी है उसके लिए ये उपाधियां बनी हुई थी। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो आप ये भी देखोगे कि जो जहां आ रहा है, देखो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो। जहां आरा सबसे बड़ी पुत्री है, और जहां आरा ने किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का। दारा शिकोह से बहुत प्रभावित थी जहां आरा, और हमेशा उसका साथ देती थी। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तराधिकार युद्ध में किसकी जीत हुई? औरंगजेब की जीत हुई। और जहां आरा को शाहजहां ने, कहा जाता है कि उसकी जितनी संपत्ति थी उसमें से 50% संपत्ति इसको दे दी थी, और बाकी संपत्ति अपने बेटों में बांट दी थी। इसको सूरत से टैक्स आता था, इसके पास बहुत सारी अरशपियां, अरशपियां मतलब सोने की हुआ करती थी, हीरे थे, मतलब ये कह कुल मिलाकर इसके पास इतना पैसा था कि ये आराम से अपना शासन चला सकती थी, आराम से रह सकती थी। लेकिन इसने अपने पिता की सेवा की। कहा जाता है कि जब शाहजहां कैद में था तो ये उसके साथ ही वहां पर रही, और इसने अपने पिता के जीवन भर इसने सेवा करी। अब इस सेवा को, और ये जो उपाधियां दी गई हैं पातशाह बेगम या बेगम साहब की, तो यहाँ पे कुछ इतिहासकारों ने क्या बोल दिया कि इसके शाहजहां के साथ अवैध संबंध थे। मतलब बेटी को पिता के खिलाफ यहाँ पे कर दिया। अब आपने देखा होगा कि जब कोई औरत अगर किसी से भी नहीं झुकती तो इस समाज में एक तरीका होता है कि उस औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी जाती है। लेकिन अगर आप जहां आरा को देखोगे तो जहां आरा एक बहुत ही अच्छी बेटी है, जिसने उसके पास सब कुछ होते हुए भी अपने पिता की सेवा करी, और जब तक वो नहीं मरा तब तक उसकी सेवा करी। और ये जहां आ रही है जिसने शाहजहां को मनाया कि वो औरंगजेब को माफ कर दे। कहा जाता है कि शाहजहां ने औरंगजेब को अपने जीते जी माफ नहीं किया, लेकिन जब वो मरने वाला था तो उसके 1 या 2 दिन पहले उसने एक पत्र लिखा औरंगजेब को, और उसमें उसने उसको माफी दे दी थी। तो इस तरीके का कैरेक्टर है जहां आरा का। केवल एक इतिहासकार है जिसने जहां आरा के कैरेक्टर को जो है उंगली उठाई है कि इसके और इसके पिता के बीच अवैध संबंध थे। किसी को उपाधि दे देने से, अगर कोई पिता अपनी बेटी को कोई उपाधि देता है, कोई गिफ्ट दे देता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके अवैध संबंध हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए। तो ये थी आपकी जहां आरा। अब इसकी उपाधि क्या थी? बादशाह बेगम, या हम कह सकते हैं बेगम साहब, मैम इसकी उपाधि हुआ करती थी। अब प्यारे बच्चे इसने क्या किया था? शाहजहानाबाद में, लिखिएगा, शाहजहानाबाद में, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण करवाया था। साहिबाबाद बगीचे का निर्माण, ठीक है, बगीचे का निर्माण करवाया था। उसके बाद बेटा जी आगे हम चलेंगे और लिखेंगे, आगरा के किले में, आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण। चांदनी चौक आप जानते होंगे दिल्ली के अंदर है, चांदनी चौक को डिजाइन किया, चांदनी चौक को डिजाइन किया जहां आरा ने। ठीक है, चांदनी चौक को डिजाइन किया। इसे सूरत के राजस्व से हिस्सा प्राप्त होता था, सूरत के राजस्व से हिस्सा प्राप्त होता था, और ये सारे अधिकार इसको शाहजहां ने दिए थे।
हिस्सा प्राप्त होता था। ठीक है, हिस्सा प्राप्त होता था। शाहजहां ने इसे क्या कहा? शाहजहां द्वारा प्रथम महिला का खिताब दिया गया था इसको, प्रथम महिला का खिताब, और इसे औरंगजेब ने भी बरकरार रखा था। प्रथम महिला का खिताब यानी साहिबा तुझ जमानी, साहिबा तुझ जमानी, साहिबा तुझ जमानी, इसी को कहते हैं आपका प्रथम महिला का। किसने दिया था ये खिताब? तो आप कहोगे शाहजहां ने। और यहां लिखना जिसे औरंगजेब ने बरकरार रखा, जिसे औरंगजेब ने बरकरार रखा या बनाए रखा। ठीक है, क्योंकि जहां आरा सच में ही बहुत अच्छी थी। अब मुझे एक चीज बताओ कि औरंगजेब ने क्यों बनाया? औरंगजेब का तो इसने कभी साथ दिया नहीं, इसने तो दारा शिकोह का साथ दिया था। अब आप मुझे ये बताओ जल्दी से कि इसने औरंगजेब का साथ नहीं दिया, तो औरंगजेब का साथ किसने दिया था? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि औरंगजेब का साथ किसने दिया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, तब फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगी कि इसने क्यों इस खिताब को बनाकर रखा। ठीक है, और औरंगजेब में इसको क्यों बनाए रखा। अब देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बर्नियर, केवल एक यही है बर्नियर। ठीक है, बर्नियर। और बर्नियर ने क्या लिखा है? शाहजहां एवं जहां आरा के बीच, शाहजहां एवं जहां आरा के बीच अवैध संबंधों का, अवैध संबंध यानी इलीगल रिलेशंस, अवैध संबंधों यानी इलीगल रिलेशंस का उल्लेख किया है। केवल इसने, बहुत बढ़िया, रोशन आरा वाले बच्चे सही हैं, रोशन आरा वाले बच्चे सही हैं, उल्लेख किया है। अब देखो, रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया, जबकि जहां आरा ने दारा शिकोह का। तो जहां औरंगजेब को तो इसके सारे अधिकार छीनने चाहिए थे ना, और रोशन आरा को देने चाहिए थे, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि रोशन आरा ने, कहा जाता है कि शासन और प्रशासन के अंदर जो आपके सरदार थे, एक तो उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए, मतलब घूस जिसको हम कहते हैं, रिश्वत जिसको कहते हैं, करप्शन, उसको उसने बढ़ाया दरबार के अंदर। और साथ साथ उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिन पे दिन बढ़ाया। और एक तरफ थी जहां आरा, जिसके पास सब कुछ था, उसके बाद भी उसने, भले ही उसने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन अपने पिता की सेवा की, अपने पिता से औरंगजेब को क्षमा दिलवाई। और औरंगजेब ने देखा कि जो जहां आ रहा है वो काफी ईमानदार है, तो इसलिए जो उपाधियां शाहजहां के द्वारा उसे दी गई थी, उन उपाधियों को उसने बरकरार रखा। ये थी बेटा जी जहां आरा। बताइए इसने क्या गलत कहा? और ये जो बर्नियर है, इसको क्या माना जाता है कि इसने सारी बातें गलत कही, इसने एक बाप और बेटी के रिलेशन को गलत कहा है, ये गलत माना गया है। इतिहासकारों ने कटाक्ष किया है इसके इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बेटी थी और बेटी ने सेवा की, लेकिन कुछ इतिहासकार क्या करते हैं, जैसे रजिया सुल्तान, उसके भी कैरेक्टर पे ही उंगली उठी थी। क्यों? क्योंकि जब किसी महिला को कोई समाज नहीं झुका पाता, तो वो समाज उस महिला के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। और मैं आपको ये बता दूं बेटा कि ये महिलाओं के पक्ष में बात नहीं है। अगर आप इसको अपने दिमाग से सोचोगे, तो एक बेटी ने अपने बेटी होने का फर्ज निभाया, तो इसको हम अवैध संबंध कैसे कह सकते हैं? अगर कोई बेटी अपने पिता की सेवा कर रही है, तो उसको हम अवैध संबंध से कैसे कह सकते हैं कि भाई इसके गलत रिलेशन से, क्योंकि इसने ये उपाधियां इसको दी थी। भाई उसने उसको उस काबिल समझा, इसलिए उसने उपाधियां दी। कहा जाता है कि अगर शाहजहां का बस चलता और उस समय पर बेटियों को उत्तराधिकार के अधिकार दिए जाते, तो शाहजहां जहां आरा को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता। ठीक है, विनय कह रहे हैं बेटा साइड होके फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे, ये भी तो दिक्कत है। मैं इसीलिए साइड होकर लिखती हूँ, जब मैं लिखती हूँ तो साइड होकर लिखती हूँ। क्यों लिखती हूँ? ताकि आप लोग साथ के साथ लिखो। बेटा अगर मैं कोई चीज समझाऊंगी और मैं सामने नहीं रहूंगी, तो आपको फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में।
ठीक है। और बेटा इन चीजों को प्रैक्टिकली सोचा करो कि क्या ऐसा ये कहना सही है बर्नियर का, क्या बर्नियर सही बात कर रहा है। तो बर्नियर की सोच को यहाँ पे पुरुषवादी समाज के साथ जोड़ा गया। अब यहाँ पे कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, जैसे मैंने एक बार घूंघट पर्दा प्रथा के बारे में बताया, एक बच्चे ने मुझे चिट्ठी लिख के भेजी और मैं उन शब्दों को क्लास में बता भी नहीं सकती कि किस तरीके के उस बच्चे के स्टेटमेंट थे। तो बेटा जी आपको अपना दिमाग खाली करना है, जो भी आपका भरा हुआ है, जो भी आपके दिमाग में है, पहले उसको खाली करो दिमाग को, और उसके बाद में अपने सोचने समझने की शक्तियों को बढ़ाओ। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आगे हमारा टॉपिक रहेगा बेटा जी औरंगजेब। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलें आगे, आगे की तरफ बढ़ जाएं। करूं शॉप टॉपिक नया शुरू? चलें आगे बेटा, चलो आगे हम बात करते हैं और एक हेडिंग देते हैं औरंगजेब। औरंगजेब। और जब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी, निर्मल बेटा आप अपनी सोच को बदलो। आपको सोच बदलने की जरूरत है, मैंने अभी वही एग्जाम्पल दिया। ठीक है। आप जो ये बोल रहे हो कि सारे लड़के गंदे होते हैं, मैं ऐसा बोल दूं? क्यों बोल दूं मैं ऐसा? क्या मेरे घर में लड़के नहीं है? क्या मेरे हस्बैंड एक लड़के नहीं है? क्या मेरा भाई एक लड़का नहीं है? आप सब मेरे भाई बहनों, आप लड़के नहीं हो? या जो मेरी बहनें हैं वो लड़कियां नहीं है? आप अगर अपना दिमाग खाली नहीं करोगे ना, और जिन रूढ़िवादी चीजों को आप सुनते आ रहे हो, अगर आप उन्हीं को सुनोगे, तो फिर बेटा आपके सोचने समझने की शक्ति आपके दिमाग में कैद हो चुकी है और आप उसके आगे सोचना ही नहीं चाहते। और ये सच है, आप सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूं, तो इस समाज ने भगवान को भी गलत कह दिया, तो फिर हम तो इंसान हैं। आपको समझना पड़ेगा बेटा, पढ़ा रही हूं, ये भी पढ़ाई की बातें होती हैं। एक अच्छा इंसान डेवलप करना भी टीचर का ही मतलब होता है। ठीक है। तो आप अगर इस तरह की सोच रखते हो, तो बेटा ये फिर आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सब बराबर है। गलत लड़का करेगा तो गलत लड़का है, लड़की गलत करेगी तो लड़की गलत है। मैंने आपको बताया था बहुत सारी राजपूत रानियां ऐसी हुई जिन्होंने मुगलों से शादी कर ली कि भाई मेरा पति मर गया, और कुछ राजपूत रानियां ऐसी भी हुई जिन्होंने आग में जला दिया खुद को। बेटा सोच को बदलो। आप अगर आपके पढ़े लिखे होने के बाद अगर आपकी बातों में वो इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, तो आप नौकरी भी ले लोगे ना और सोच आपकी वही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फिर आप एक शिक्षा के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, क्योंकि आपने क्या किया, अपनी शिक्षा को पढ़ तो लिया लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारा। और ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ, सारे बच्चों के लिए कर रही हूँ ये मैं, इसलिए कर रही हूँ बेटा जी, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति बने, आप एक अच्छे समाज का निर्माण करें, ये भी बहुत जरूरी है। पढ़ने से आपको जो पढ़ाई से जो चीजें सिखाई जाती हैं, उन चीजों को अपने जीवन में सोचो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ। ये नहीं कि किसी से सुन लिया कि ये चीज सही है और आप उसको जीवन भर सही मान रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। आगे आइए बेटा। अब हम बात करेंगे औरंगजेब की, 1658 से 1707। 1658 से 1707 आप लिखेंगे इसका जन्म। पहले भी मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ इसका जन्म। ठीक है। जब मैंने शाहजहां के सारे बच्चे बताए थे, 3 नवंबर 1618 ये इसका बर्थ डेट है। फिर हम बात करेंगे इसकी उपाधि, यानी इसके जो टाइटल हैं। तो टाइटल कौन कौन से हैं लिखिएगा, बहादुर, जिंदा पीर, बहादुर, जिंदा पीर, आलमगीर,
और एक टाइटल और था इसका, शाही दरवेश। क्या था बेटा जी? शाही दरवेश। शाही दरवेश। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। शाही दरवेश, आगे आ जाते हैं, फिर लिखेंगे राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। राज्याभिषेक में लिखेंगे 31 जुलाई। अलग अलग डेट है इसकी, मैं ये भी आपको बता दूं पहले ही। राज्याभिषेक की अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट आपको देखने के लिए मिलेंगी, और साइट्स पर भी। 15 जून 1659 दिल्ली। मुझे ये बताइए कि औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक किस युद्ध के बाद हुआ था? औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक किस युद्ध के बाद उसने करवा लिया था? बताइएगा जल्दी से मुझे। इसके पिता का नाम, फादर। कोरोनेशन कहते हैं राज्याभिषेक को, कोरोनेशन। फादर शाहजहां। ठीक है। माता मुमताज महल। क्या नाम था इनका? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल। उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूँ, तो औरंगजेब की पत्नी का नाम, सबसे फेमस पत्नी इसकी, दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। और ये जो दिलरास बानो बेगम है, इसको कहते हैं रबिया उद दुर्रानी। क्या कहते हैं? रबिया उद दुर्रानी। और ये जो इसकी बेगम है, जिसका नाम है दिलरास बानो बेगम, ठीक है, इससे दो पुत्र प्राप्त हुए थे इसको। और उनमें से एक पुत्र इसके, जो दिलरास बानो बेगम ने जन्म दिया है, तो एक पुत्र है जो कि इसके खिलाफ दिलरास बानो बेगम से इसको दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। लिखिएगा, पहला पुत्र था, तो कौन कौन से पुत्र थे? एक तो मैम अकबर, और एक था मैम आजम। और इनमें से अकबर करेगा इसके खिलाफ विद्रोह। ठीक है। दिलरास बानो बेगम के लिए प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं, तो ये जो रबिया उद दुर्रानी है, इसकी याद में क्या बनवाया गया था? इसकी याद में बनवाया गया था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, जो कहां पर है इस समय पर? आप कहोगे कि ये पड़ता है संभाजी नगर। संभाजी नगर। और संभाजी नगर कहां पर है बेटा जी? महाराष्ट्र में। और ये ताजमहल की नकल की गई थी यहां पर। बताऊंगी मैं, इसका पूरा डिटेल करूंगी आपको जब मैं स्थापत्य कला पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस बच्चे ने ये बोला है कि पहला युद्ध सामूगढ़ के युद्ध के बाद पहला राज्याभिषेक हुआ था, उसने सही बोला है, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है। बच्चा कह रहा है कि दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब की शादी कब हुई थी? 1637 में औरंगजेब से विवाह, औरंगजेब से विवाह हुआ था। ठीक है। क्या हुआ था? औरंगजेब से विवाह, यानी औरंगजेब से शादी हुई थी। उसके बाद प्यारे बच्चे लिखिएगा, शिक्षक लतीफ सुल्तानपुरी, यानी टीचर लतीफ सुल्तानपुरी। लतीफ सुल्तानपुरी। लतीफ सुल्तानपुरी, ये इसका शिक्षक था। ठीक है। इसके सारे बेटों के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ मैं इसके बारे में बताऊंगी। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चे, तो ये तो इसकी फैमिली ट्री एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा मेन मेन चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति किस तरीके की थी? क्या वो उदार व्यक्ति था, या फिर वो रूढ़िवादी व्यक्ति था? और एक चीज और, कि मैम इसको जिंदा पीर या फिर इसको आलमगीर क्यों कहते हैं, या इसको शाही दरवेश क्यों कहते हैं? तो बेटा, जिंदा पीर या आलमगीर ये कहा जाता है कि औरंगजेब जो है, जो आपका इस्लाम धर्म से संबंधित जो नियम और कानून हुआ करते थे, या कुरान में लिखे हुए जो शब्द हुआ करते थे, औरंगजेब कहता था कि उस हर एक शब्द को फॉलो करो।
उसने उन्हें प्राथमिकता पर रखा। और उसने, आपको पता होगा कि मैं अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगी, जब सिख विद्रोह होगा तो सिख विद्रोह का कारण क्या था, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे शाही दरवेश क्यों कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसने जो है ये शराब नहीं पीता था। जैसे आपने इससे पहले के जितने भी आपने ज्यादातर रूलर देखे, चाहे वो शाहजहां हो, चाहे वो जहांगीर हो, वो खुद बहुत बड़े पियक्कड़ थे और उनके बेटे भी थे। अकबर भी बहुत शराब पीता था। आदित्य बेटा कौन से नोट्स की बात कर रहे हो आप बच्चे? कौन से नोट्स की बात कर रहे हो आप, ये बताओ मुझे। इसमें तो मिस्टेक नहीं है। आप कह रहे हो कि नोट्स में बहुत मिस्टेक है। मैम बताओ बेटा क्या मिस्टेक है यहाँ पर। आपकी इस कमेंट से आपके इस कमेंट का आंसर चाहती हूं मैं, जब मैंने देख ही लिया है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि मैम औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी। हाँ, इसको वीणा बजाना खुद मतलब वीणा सुनना बहुत पसंद था, लेकिन आप देखोगे कि इसने संगीत पर बैन लगा दिया, नाचने गाने पर बैन लगा दिया, शराब बंद कर दी, जुआ बंद कर दिया, ठीक है, सती प्रथा को इसने बंद करवा दिया। मतलब कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन कुछ इसने बहुत बुरे काम भी किए। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देखेंगे बेटा, पढ़ने का तरीका क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग देंगे कि मैम इसकी धार्मिक नीति यानी रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, किस तरीके का ये व्यक्ति था, रिलीजियस पॉलिसी। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, इसने 80 करों को माफ कर दिया, 80 करों को खत्म कर दिया। और जजिया कर को इसने शुरू किया। बिल्कुल सही कमेंट है राजू कुमार, 1679 में। बच्चा कह रहा है अकबर इसका पुत्र कैसे हो सकता है। बेटा अपने औरंगजेब ने अपने बेटे का नाम अपने जो है दादा के नाम पर रख दिया था। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अकबर के नाम पर। भाई आपका पहले कौन आया? बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया। तो अकबर के नाम पे इसने अपने बेटे का नाम रख दिया था। रख सकते हैं ना, क्यों नहीं रख सकते? अकबर ये वो वाला अकबर नहीं है, ये इसका बेटा अकबर है। शोभा और ये जितने भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ये अकबर आपका वो वाला अकबर नहीं है जिसका शासनकाल 1556 से 1605 में हुआ था। ये अकबर औरंगजेब का जो है बेटा है, जिसका जन्म दिलरास बानो बेगम से हुआ है, और अकबर के नाम पर इसका नाम अकबर रख दिया है। अकबर सेकंड इसके नाम के आगे नहीं लगा होता सेकंड, लेकिन आप अगर पहचान के लिए लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। औरंगजेब के बेटे अकबर की बात कर रही हूं मैं। वो अकबर अलग है। अब इतना सेंस तो बेटा मुझे भी है कि वो अकबर तो पहले ही मर चुका है। ठीक है, जैसे रख देते हैं ना, बहुत सारे लोग आज भी रख देते हैं कि भाई ये हमारे पूर्वजों का नाम था, आज के बच्चे का नाम रख दो। अब देखो यहाँ पर धार्मिक नीति, या हम कहेंगे रिलीजियस पॉलिसी। तो धार्मिक नीति की जब बेटा हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो इसने कहा कि सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। जिसके आगे मैं रॉन्ग लगाऊंगी इसका मतलब वो काम इसने बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा बोला नहीं लिखा जाएगा। इसने कहा कि मीना बाजार, मीना बाजार क्या होते थे मैम? इसने कहा कि मीना बाजार नहीं लगेंगे। इसने एक तरीके से एक जगह क्या होती थी, आपके जो मुगल्स थे उनके लिए हरम, हरम हुआ करती थी जहां पर वो एंजॉय करते थे। और एक ये दूसरी जगह होती थी मीना बाजार, और ये मीना बाजार में आपको मैं बता दूं कि जो सेलर होती थी वो सब औरतें होती थी। और ये मीना बाजार आपके शासक लगवाते ही इसलिए थे कि वहां पर सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगी, वहां पे हम लोग जाएंगे। और ये लड़कियां जो आती थी ये खुद ये सोचती थी कि राजा की नजर हम पे पड़ जाए, ताकि राजा हमें अपने साथ ले जाए, और राजा भी इसीलिए जाते थे। तो मतलब एक तरीके से मीना बाजार एक ऐसी जगह थी जहां पर शासक अय्याशी करने जाते थे। और ये मीना बाजार केवल औरतें लगा सकती थी, और राजा को ही यहाँ जाने की परमिशन होती थी। तो इसने कहा कोई मीना बाजार नहीं लगेगा। इसने कहा झरोखा दर्शन, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको लिखवा रही हूँ, बहुत बड़ा बड़ा लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। इसने कहा झरोखा दर्शन ये नहीं होगा।
झरोखा दर्शन जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रिटी होता है और सेलिब्रिटी के घर के बाहर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो सेलिब्रिटी छत पे आता है और इस तरीके की बातें करता है, ऐसे हाथ हिलाता है और बस वह पता है मन में चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये सेलिब्रिटी। ऐसे ही पहले राजा झरोखा दर्शन देता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और मुल्ला बेकसी जो कि उसका हम शक्ल होता है उसको उसकी जगह लाया जाता है और झरोखा दर्शन, तो इसने कहा कोई झरोखा दर्शन वर्शन नहीं होगा, खत्म करो ये सब। ठीक है, ये सब खत्म करो, ये सब नहीं होगा। तो झरोका दर्शन के लिए भी क्या कर दिया बेटा जी, इसने मना कर दिया कि झरोका दर्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो अब इसको यहाँ पे क्यों कह सकते हैं, और इसने क्या कहा, इसने कहा कि नौरोज त्योहार, नौरोज कह लो या नवरोज कह लो, नवरोज त्योहार जो होता है या जो होली और दिवाली होती हैं, ये मुगल दरबार में नहीं होंगी। होली दीपावली ये सब यहाँ पर नहीं मनाया जाएगा, ये सब नहीं किया जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा तुलादान नहीं दिया जाएगा। अब मैम ये क्या होता है, तुलादान किसको कहते हैं? तुलादान का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाता है और दूसरी तरफ उस व्यक्ति के वजन के बराबर चीजें उस पलड़े के अंदर डाली जाती हैं और फिर उनका दान कर दिया जाता है, उन्हें चैरिटी में दे दिया जाता है। ठीक है, उन्हें चैरिटी में दे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं तुलादान। इसने कहा ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसने कहा ये सब नहीं होगा, इसने मना कर दिया कि भैया ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा इसने क्या किया मैम, इसने उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मैम इसने एक बहुत अच्छा काम भी किया कि इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अकबर ने भी अपने समय पर लगाया, इसने भी अपने समय पर प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा नहीं होगी। इसने कहा कि भैया नाचना नहीं होगा, गाना नहीं होगा, शराब नहीं पी जाएगी, जुआ नहीं खेला जाएगा, ये सब मेरे साम्राज्य के अंदर नहीं होगा, इनमें से कोई भी चीज आप नहीं करोगे। इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया हिंदुओं पर। तीर्थ यात्रा कर इसने लगाया किस पर, आप कहोगे हिंदुओं पर, हिंदुओं पर, ये इसने लगाया हिंदुओं पर। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। इसने कहा कि वैश्या जो है, जो प्रोस्टिट्यूट है, उनको उसने जो है राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। तो इसने प्रोस्टिट्यूशन को भी बंद करवाने का प्रयास किया, मतलब हम कह सकते हैं कि वैश्याओं को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। वैश्याओं को देश छोड़ने का आदेश, देश छोड़ने का आदेश दे दिया कि आप यहां से जाएं, मेरे साम्राज्य में ये सब नहीं चलेगा, ये इसने किया। उसके अलावा प्यारे बच्चे इसने 1679 में जजिया को पुनः शुरू किया। जजिया को पुनः शुरू, बंद किसने कर दिया था, अकबर ने। इसने कहा कि भैया इसको दोबारा लागू करो, ये करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा इसको हम क्यों कहेंगे कि ये एक कट्टर मुस्लिम था, इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मंदिरों को तोड़ने का आदेश देगा। ठीक है, अब देखो बेटा, औरंगजेब ने ही मार दिया था उसको, तरुण, औरंगजेब ने ही मार दिया था। अब आगे देखिए, तो जजिया को पुनः शुरू कर दिया, जजिया को पुनः शुरू किया। आगे देखिए इसने क्या किया, हिंदू मंदिर, हिंदू मंदिर व पाठशालाओं, हिंदू मंदिर हो या हिंदू पाठशालाएं, पाठशालाओं, हिंदू मंदिर व हिंदू पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया, तोड़ने का आदेश, ऑर्डर्स दे दिए इसने। हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, हिंदू पाठशालाओं को तुड़वाया। जैसे बनारस में विश्वनाथ मंदिर, लिख लेना, एग्जाम्पल लिखना इसका, जैसे बनारस में, जैसे बनारस में होता है बेटा विश्वनाथ मंदिर, इसको इसने तुड़वाया था, विश्वनाथ मंदिर। फिर एक था आपका गुजरात में सोमनाथ मंदिर, इसीलिए कहते हैं कि ये काफी कट्टरवादी था। ठीक है, और एक इसने मथुरा में भी तुड़वाया था, केशव देव का मंदिर, एक और लिख लो, मथुरा केशव देव का मंदिर।
केशव देव का मंदिर। ये सब इसके द्वारा किए गए कार्य हैं। जजिया ब्राह्मणों पे लगाने वाला पहला शासक मैंने आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक है अल्पा। ठीक है, ये सब यहाँ पे किए थे इसने, ये मतलब हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। और इसने क्या किया था, इसने मैम हिंदू व्यापारियों पर 5% सीमा शुल्क लगाया था। लिख लीजिए, हिंदू व्यापारियों पर 5%, 5% सीमा शुल्क लगाया। ये इसके ही द्वारा किया गया था। गद्दी पर बैठते ही इसने, अपनी सिंहासन पर बैठते ही 80 करों को समाप्त किया। सिंहासन पर बैठते ही 80 करों को समाप्त, 80 करों को समाप्त कर दिया। इनको खत्म करो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसका एक आधा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जिसमें एक था राहदारी, जिसे कहते थे परिवहन शुल्क। परिवहन शुल्क। एक बेटा जी, आपका एक ये होता था, एक होता था, लिखिएगा, आपका प्रमुख अबवाव। प्रमुख अबवाव, स्थानीय कर, आगे लिख लेना एक्सेट्रा। तो इस तरह के 80 करों को इसने बंद करवाया था। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर? आप कहोगे कि मैम हिंदू व्यापारियों पे लगाया, मुस्लिम व्यापारियों पे नहीं लगाया। लगाया था 2.5%, लेकिन वापस ले लिया। लगाया था लेकिन वापस ले लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये औरंगजेब की धार्मिक नीति है। अब औरंगजेब के खिलाफ हम क्या बात करेंगे कि भाई औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किस किसने किए हैं और क्या क्या कारण था कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किए गए हैं। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह हुए हैं। अमन सिंह जी बेटा, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि औरंगजेब ने किस चीज को रखा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने जजिया दोबारा कब लगाया, या पूछ लिया जाए कि किस शासक ने 80 करों को समाप्त किया था, या पूछ लिया जाए आपसे कि जिंदा पीर किसे कहते हैं, या जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, किसने अपने समय पर आपका नाचना गाना ये सब बंद करवा दिया था, मीना बाजार किसने बंद करवाए थे। तो ये सब जानना जरूरी होता है किसी भी शासक या प्रशासक के बारे में। जैसे आप ये चाहते हो कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें पढ़ा दूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप खुद सोच के देखो कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करूंगी मैं आपके माइंड में, वो भी तो बात है ना। मराठा साम्राज्य में भी इसका जिक्र आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बेटा अगर आपकी ये मर्जी है और आप सब लोग मुझे मिलकर ये एक मैसेज टाइप कर दो सारे, जिस पर थम्स अप आ जाएं और सारे लोग मैसेज टाइप कर दें कि मैम जल्दी सिलेबस करा दो, हमें जल्दी करना है, हमें केवल कांस्टेबल के लेवल का पढ़ना है, सीजीएल से हमें कोई मतलब नहीं है। और सीजीएल में अगर क्वेश्चन नहीं फंसेंगे तो भी हम कह देंगे कि हमने ही कहा था कि कांस्टेबल के क्वेश्चन बस फंसे, क्योंकि मैं आपको जो सिलेबस करा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू सीजीएल करा रही हूँ, ताकि आपको फिर दोबारा से दिक्कत ना हो कि भैया अब हमें फिर से हिस्ट्री पढ़नी है, अब हमें फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप एग्री हैं बच्चे तो मैं भी एग्री हूं, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और मैं भी फ्री हो जाऊंगी कि भाई हाँ भाई क्लास हो गई, खत्म हो गई। और ये डेली डेली हम एक बात पे बहस नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे आइए। और आपको कहानियों के थ्रू मैं समझाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी फिर आप इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ा दिल दुख जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए और आप उसके बाद भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे। मेरी गलती है फिर तो कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि ये यूपीएससी लेवल का है, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप जाकर एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन उठाओ, आपकी हालत खराब हो जाएगी बेटा। यूपीएससी का क्वेश्चन हिलेगा नहीं आपसे। मैं कुछ क्वेश्चंस की बात नहीं करती, लेकिन जो आप कहते हो कि यूपीएससी लेवल का,
किसी भी विषय को एक बार पढ़ो ना, बार बार क्यों पढ़ना है? ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर, आगे हम बात करते हैं कि मैं आपके यहाँ पे लिखवाऊंगी औरंगजेब के समय हुए विद्रोह। औरंगजेब के समय हुए विद्रोह। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले औरंगजेब के खिलाफ हुआ था जाटों का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ जाट। विद्रोह को क्या बोलते हैं? रिवॉल्ट। इसके समय पे कौन सा विद्रोह हुआ? तो सबसे पहले हम कहेंगे पित्रादुरा। क्या होता है शुभम बेटा? पित्रादुरा एक शैली होती है जिसमें पत्थर के ऊपर डिजाइनिंग की जाती है, जिसका प्रयोग शाहजहां के समय पर आपका मेहरुन्निसा ने सबसे पहले किया था बेबी ताज में, यानी एतमा उद्दौला के मकबरा में। है ना बेटा? ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल एक एग्जाम देना है, आपको और भी एग्जाम्स देने हैं। और सच मानो, अगर मेरे अब छोटे बहन भाई हो आप लोग, मैं आपका बुरा चाह सकती हूँ कभी? बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कोई टीचर आपका बुरा चाहे? थोड़ा टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा आपको। टीचर को इतना दोगे ना तो टीचर आपको इतना दे देगा। इतना देने की कोशिश करता है टीचर अपने बच्चों के लिए। और आप बच्चे क्या, मतलब बेटा तो मेरा एक वर्ड निकल जाता है। आप सब मेरे छोटे बहन भाई हो, बहुत चिंता है हम लोगों को आपकी, और आपको ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हैं हम, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, वरना इतिहास 30 क्लास में भी खत्म हो जाता है बेटा। ठीक है, आगे चले। अब देखिएगा, जाटों का विद्रोह यहाँ पे सबसे पहले होता है, और इस विद्रोह की सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुरुआत कब होती है। शुरुआत होती है मैम 1669 में। 1669 में हुई थी। और ये जाट कहाँ के थे जो विद्रोह कर रहे थे? तो देखो ध्यान से सुनना, मथुरा, आगरा और दिल्ली के आसपास रहने वाले जाटों ने विद्रोह किया। जाटों ने विद्रोह किया। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि कहां कहां के जाटों ने किया था। और ये जाट विद्रोह काफी समय तक चला था। ठीक है, जाट विद्रोह काफी समय तक चला था। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे यहां पर आगे बात करती हूं, तो जब हम जाट विद्रोह की बात करेंगे जो कि इसके खिलाफ किया जाता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि शुरुआत हुई 1669 में। शुरुआत किसने की थी? तो मथुरा के पास तिलपट के जाट। मथुरा के पास तिलपट के जाट। क्या नाम है इनका? गोकुल। क्या नाम है बेटा जी इनका? गोकुल। गोकुल के नेतृत्व में। गोकुल के नेतृत्व में। अब आगे सुनिए, क्यों किया था विद्रोह? क्या ऐसे ही कर दिया था? नहीं, हमेशा विद्रोह का, हमेशा आप कहोगे कि मैम विद्रोह ऐसे ही नहीं किए जाते, बल्कि विद्रोह का कारण होता है। विद्रोह का क्या होता है? हम कहेंगे विद्रोह का कारण। विद्रोह का कारण क्या था? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि यहाँ पे मथुरा में आपका मुगलों का सूबेदार था। मथुरा, और यहाँ पे कौन था? मुगलों का सूबेदार, और इसका नाम था अब्दुल नबी। अब्दुल नबी। अब्दुल नबी को यहाँ पे पोस्टिंग दे रखी थी। और अब्दुल नबी की हत्या किसने कर दी? किसी की हत्या की थी बेटा जी? गोकुल ने। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अब हत्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, आखिर कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो अब्दुल नबी है, ये मथुरा के अंदर एक तो बहुत ज्यादा इसने भ्रष्टाचार फैला रखा था।
दूसरा, वहां की महिलाओं को प्रताड़ित करता था, उनका शोषण करता था, लोगों को मारता पीटता था, और इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस शोषण से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। तब आपके जो ये गोकुल हैं, इन्होंने कहा कि अगर आप सब मेरा साथ दोगे तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, हम इस अत्याचार को खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप सब मेरा साथ दोगे। तो कहा जाता है कि 20,000 समर्थकों के साथ इन्होंने मिलकर इस अब्दुल नबी की हत्या कर दी। तो जाटों के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? गोकुल ने की थी। गोकुल के नेतृत्व में की गई थी बेटा जी जाटों के विद्रोह की शुरुआत। ठीक है। और मथुरा के पास में एक जगह है तिलपट, वहां के रहने वाले थे ये, और इनके ही नेतृत्व में क्या कर दिया गया था? अब्दुल नबी को मार डाला गया था। अब भाई अब्दुल नबी को मार डाला गया, तो अब जाहिर सी बात है कि मुगल सेना फिर से क्या करेगी? फिर से आक्रमण करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसको तो बदला लेना है, उसे तो बदला लेना है। तो जब उसको बदला लेना है तो ये विद्रोह यहीं नहीं रुकेगा। अब देखो आगे क्या होगा। आगे होगा मैम यहाँ पर तिलपट का युद्ध। आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे मैम तिलपट का युद्ध होगा। और जब ये तिलपट का युद्ध बेटा जी होगा तो आप लिखेंगे कि मुगल फौजदार या मुगल सेनापति कौन है यहाँ पर? वो है बेटा जी हसन खां। हसन खां। ठीक है। और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति कौन है? तो जाहिर सी बात है गोकुल। और क्या किया? हसन खां ने इनको मार डाला। तो मैम विद्रोह खत्म हो गया क्योंकि ये तो मर गए, इनको मार डाला। नहीं बेटा, अभी विद्रोह खत्म नहीं हुआ है। अब इस विद्रोह की कमांड को संभालेंगे राजा राम। और राजा राम तो ऐसा करेंगे मुगलों के खिलाफ कि जो अकबर की कब्र है उसको खुदवा देंगे, और वहां से उसकी हड्डियों को निकलवा कर उन्हें जला देंगे, ताकि जिस तरीके से ये लोग, और एक ही कारण नहीं था, मथुरा का जो मैंने आपको बताया, मथुरा के अंदर जो अभी मैंने आपको लिखवाया एक मंदिर हुआ करता था, देखो यहाँ लिखवाया है, मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़ना, ये भी यहाँ पे एक कारण था, क्योंकि ये लोग हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना चाह रहे थे। ये लोग हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे। तो अब इन्होंने आपके इस्लाम धर्म की जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने के लिए क्या किया? अकबर की कब्र को खोदकर वहां से निकाल लिया। किसको? आप कहोगे अकबर की हड्डियों को। और उसके बाद उसकी हड्डियों को जला दिया, ताकि इस्लाम को भी, इस्लाम अवस्था या इस्लाम धर्म को भी ठेस पहुंचे। तो ये काम यहाँ पे किसने किया? राजा राम। तो अब गोकुल जी की तो हत्या हो गई। अब गोकुल जी की हत्या के बाद देखिएगा क्या हुआ। 1685 में, 1685 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह, जाटों का दूसरा विद्रोह ये हो गया। अब यहां पे क्या हुआ था? राजा राम ने क्या किया था? इन्होंने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को, अकबर के मकबरे को खोदकर, ठीक है, अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियां कब्र से निकालकर जला दी, कब्र से निकालकर जला दी। ये इन्होंने किया। ये क्यों किया? ताकि इनकी भी आस्था को ठेस पहुंचे। अब आपको पता है कि जाहिर सी बात है अब क्या होगा, यहाँ पे राजा राम जी ने किया तो राजा राम जी से बदला लिया जाएगा। तो अब आप लिखोगे 1688 में राजा राम जी की मृत्यु हो जाएगी। लिखिएगा 1688 राजा राम की मृत्यु।
अब किसने मारा है इनको? इनकी मृत्यु तो हुई, लेकिन दिक्कत यह है कि मृत्यु कैसे हुई। तो अकबर के पोते बीदर बख्श, एक मिनट, मृत्यु बाद में लिखना, पहले ये लिखो 1688, 1688 अकबर का पोता, ये वो वाले अकबर की बात कर रही हूं मैं, जो पहले वाला अकबर है। अकबर का पोता बीदर बख्श, बीदर बख्श व आमेर के राजा, व आमेर के राजा विशन सिंह ने राजा राम को पराजित किया। और क्या हो गई इनकी, फिर पराजित किया। और बेटा जी 1688 में राजा राम की मृत्यु। तो क्या फिर मैम विद्रोह खत्म हो गया? नहीं बेटा, विद्रोह खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद, यही लिखो, मृत्यु के बाद कमान संभाली इनके भतीजे, राजा राम जी के भतीजे हैं जिनका नाम है चूड़ामन। कमान संभाली इनके भतीजे चूड़ामन ने, चूड़ामन ने, ठीक है, मतलब इसे चूड़ामन ने जारी रखा। फिर चूड़ामन के बाद कौन आ गए? बदन सिंह जी, बदन सिंह जी, इन्होंने भी यहां पर कमान संभाली। तो जाटों का विद्रोह कब तक चला? जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कैसे हुआ कि मैम चूड़ामन और और बदन सिंह। आप मुझे बताइए कि जाटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी और कहां पे की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, मैं ये लिखवा दूंगी, मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन, कि चूड़ामन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भरतपुर में, भरतपुर में जाटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। जाटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, ये चूड़ामन ही वो व्यक्ति हैं। तो पहला विद्रोह और सबसे बड़ा विद्रोह यही माना जाता है, जाटों का विद्रोह। उसके बाद बेटा आगे आ जाओ, जाटों के बाद आप लिखेंगे सतनामी विद्रोह, 1672 सतनामी विद्रोह। और ये सतनामी विद्रोह जो है ना, वो जमींदारों के, कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे सतनामी विद्रोह की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कहाँ हुआ था? सतनामी विद्रोह का स्थान था नारनौल हरियाणा, नारनौल हरियाणा, ये इस विद्रोह का स्थान था। नारनौल हरियाणा के पास में हुआ था। सतनामी लोग कौन थे? तो ये जो कबीर दास जी थे, कबीर दास जी की परंपरा में विश्वास रखते थे, कबीर की परंपरा में, यानी उनके विचारों में इनका विश्वास था। कबीर की परंपरा में विश्वास, कबीर की परंपरा में विश्वास, ठीक है। अब सतनामी विद्रोह का नेता कौन था? तो आप कहोगे मैम नेता का नाम, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सतनामी सतनामी वो बीरभान, नेता कौन था? बीरभान। और ये सतनामी कौन हुआ करते थे? सतनामियों की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये अधिकतर जो सतनामी हैं, सतनामी आपके बेटा जी किसान हुआ करते थे, अधिकतर इनमें किसान थे, ठीक है, मजदूर थे, मजदूर हुआ करते थे, किसान थे, मजदूर थे, दस्तकार थे, और कहा जाता है कि नीची जाति के लोग थे, लोअर क्लास, नीची जाति के लोग इसमें शामिल थे। और ये क्या करते थे कि अपनी बॉडी में कहीं पर भी बाल नहीं रखते थे।
हमेशा बालों को उतरवा देते थे, अपनी बॉडी के हर एक हिस्से से अपने बालों को उतरवा देते थे, और इस वजह से इन्हें कई बार क्या कहा जाता था, इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था, इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था, मुंडिया भी कहा जाता था। लिख लो आप। क्या पता सतनामी की जगह पूछ लिया जाए मुंडिया विद्रोह कब हुआ था। तो ये यहाँ पे किया गया था किसके नेतृत्व में, बीरभान के नेतृत्व में। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये कैसा विद्रोह था मैम, क्या जमींदारों का विद्रोह था या किसानों का, तो कहा जाता है मूलतः किसान विद्रोह था। ये कैसा विद्रोह था, मूलतः किसान विद्रोह, मूलतः किसान विद्रोह था। और ये विद्रोह किसके खिलाफ था, विद्रोह किसके खिलाफ, विद्रोह था मुगलों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ था, मुगलों के खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो सतनामी विद्रोह को किसने दबाया था, सतनामी विद्रोह को, विद्रोह दबाया राजा बिशन सिंह, राजा बिशन सिंह कछवाहा। इन्होंने इस विद्रोह को लड़ा किसके किसके फेवर में, मुगलों के फेवर में। तो इन्होंने इसको दबा दिया, इन्होंने क्या किया, इसको दबा दिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब वर्ड किसके लिए यूज किए गए हैं, सतनामियों के लिए यूज किए गए हैं। और क्यों कहा गया इन्हें लोअर कास्ट का, क्योंकि कबीर दास जी को भी लोअर कास्ट का बोला कि भाई ये तो एक जुलाहा है, इनकी बातों में क्या विश्वास। जो मतलब जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कबीर दास जी की आलोचना अगर की गई है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। उन्होंने अपनी बुक है सत्यार्थ प्रकाश, उसके अंदर भी इनको क्रिटिसाइज किया है। उस बुक के अंदर भी क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, जो निम्न जाति के लोग जिन्हें लोअर क्लास पहले कहते थे, अब जैसे पहले के समय पे एक परंपरा चल रही थी, आपके ऋग्वेद के समय पे आई हुई है, नीची जाति का मतलब यहाँ पे किससे है, लोअर क्लास से है। और लोअर क्लास में कैसे लोगों को रखा जाता था, मैम ऐसे लोगों को रखा जाता था जो लोग हमारे यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य की सेवा करते थे, जिन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, जिन्हें सड़कों पे नहीं चलने दिया जाता था, जिन्हें मंदिरों में एंट्री नहीं थी, जिन्हें मंत्रों के उच्चारण की अनुमति नहीं थी, जिन्हें संस्कृत बोलने की अनुमति नहीं थी। तो ये जो वर्ड यूज हुआ है ये आप ध्यान रखोगे कि कहां पर हुआ है, तो मैम यहां पर हुआ है। किताबों के अंदर इस शब्द का सतनामियों के लिए यूज किया गया है। ठीक है बेटा, आगे चल सकते हैं। हो गया, आगे चले। नेक्स्ट लिखिएगा सिख विद्रोह, सिख विद्रोह। अब सिख विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। सतनाम, ये लिखिएगा 1675। एक मिनट रुकना, मैंने सतनामी में क्या डेट लिखी है, सही है। सिख विद्रोह 1675, आखिर कारण क्या था, देखो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कट्टरवादी मुस्लिम था और ये ज्यादा से ज्यादा इस्लाम धर्म को बढ़ाना चाहता था और उसकी जो बातें हैं उनसे लोगों का पालन करवाना चाहता था।
ठीक है, उनसे कहता था कि भाई आपको कुरान का पालन करना है। तो इसने यहाँ पर क्या किया कि हिंदुओं को उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई। साथ-साथ एक बार ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों को इसने एक टाइम दिया 6 महीने का कि भई तुम्हारे पास 6 महीने का समय है और तुम क्या करो, तुम जो है जल्दी से अपना धर्म परिवर्तन करो और इस्लाम धर्म को अपना लो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये उस समय कौन आपके गुरु के पद पर थे? तो गुरु तेग बहादुर जी थे पद पर। तो गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीरी पंडितों ने एक लेटर लिखा और अपनी समस्या को उन्होंने बताया। ठीक है, अपनी समस्या को उन्होंने बताया और जब उन्होंने अपनी समस्या को बताया तो आपके गुरु तेग बहादुर जी ने उनको जवाब में ये कहा कि आप औरंगजेब से ये कहो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम भी आपका धर्म अपना लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने बुलाया, मतलब अपना अपना पास बुलाया और उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मैं अब धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के खिलाफ काम किया और इसी वजह से औरंगजेब ने उनको मृत्यु दंड दे दिया, उनको मरवा दिया और जहां उनकी मृत्यु हुई वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा आज के समय पे स्थापित है। आपको ये बात समझ आ गई? बेटा जी आप मेरी बात को गलत लेके जा रहे हो, मैं यहीं पे 1 मिनट विराम लेना चाहूंगी। दीपेश ने मुझे कमेंट किया है, नीची जाति कुछ नहीं है मैम, ऋग्वेद में कर्म के हिसाब से डिवाइड था। दीपेश जी ये मैंने खुद आपको पढ़ाया है और मैंने ये भी बताया कि ऋग्वेद में कर्म पे था, लेकिन आपका उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित कर दिया। ठीक है, नीची जाति सुनने में आपको ये मतलब हिंदी में गलत लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको लोअर क्लास कह रही हूं तो आपको अजीब नहीं लग रहा, और आज भी बेटा ये समाज में चलता है। अब आपके यहाँ पे कर्म के आधार पे चीजें डिसाइड नहीं है, आपके यहाँ जाति धर्म ये सब ऊपर है। और आप इस बात को अगर कहोगे कि नहीं मैम ये सब ऊपर नहीं है, तो मैं कहूंगी ऊपर है। अगर नहीं होते तो आपके यहाँ पर धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। आप लोग जो एकदम मेरा कटाक्ष कर देते हो, किसी भी बात को मैं सत्य भी बता दूं और एकदम कटाक्ष करने लगते हो। आप हिंदुओं के खिलाफ बोल रही हो, आप मुस्लिमों के खिलाफ बोल रही हो, आप लड़कों के खिलाफ बोल रही हो, आप लड़कियों के खिलाफ बोल रही हो। तो ये मानसिकता होती ही नहीं अगर ये सब नहीं होता तो। आज भी है आपके समाज में बहुत सारी बुराइयां आज भी व्याप्त हैं और इन चीजों को आप मना नहीं कर सकते। अगर आपके साथ वो चीज नहीं होती तो ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के साथ ना हो। ठीक है, आगे आ जाइए। सिख विद्रोह बेटा मैंने आपको बताया, तो सिख विद्रोह क्यों हुआ था, कारण आपको समझ में आ गया, लिखिएगा। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को मृत्यु दंड दिया। गुरु तेग बहादुर जी को मृत्यु दंड दिया। अब बात आती है कि मृत्यु दंड तो दिया, लेकिन कारण क्या था, मृत्यु दंड क्यों दिया गया था? कारण औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध, नीतियों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने विरोध किया इस कारण से। ठीक है, इस कारण से क्या कहा जाता है कि इस कारण से हम कह सकते हैं कि फिर यहाँ पे विरोध किया, इनको मृत्यु दंड दिया गया। और ये मृत्यु दंड कहाँ दिया गया था बेटा जी? मृत्यु दंड दिया गया था दिल्ली में।
जहां मृत्यु हुई वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। ठीक है, वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक की बातें समझ में आई। अब यहाँ पे जब औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी, तो मैं आपको बता दूं फिर यहीं से क्या हो गया। इसी कारण सिख विद्रोह हुआ। इसी कारण सिख विद्रोह शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो इसे जारी किसने रखा? जारी रखा गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इन्होंने क्या किया? सिखों को सैनिकों में परिवर्तित कर दिया और खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सिख विद्रोह हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा जी एक विद्रोह हुआ, राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों का विद्रोह। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, राजपूतों का विद्रोह। रिवॉल्ट ऑफ राजपूत्स। राजपूतों का विद्रोह हुआ। देखो लिखिएगा 1678 में मारवाड़ पर अधिकार। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि आप जब ध्यान से सुनोगे और जब यहाँ पे मारवाड़ पर अधिकार हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? मंदिर तोड़े गए। मंदिर तोड़े गए। इतनी बात समझ में आ रही है? जी हाँ मैम। सबसे पहले आप लिखो कुछ राजपूत शासकों के नाम, जैसे मेवाड़ के शासक कौन है? तो आप कहोगे कि मैम वो है जय सिंह। फिर आप लिखो यहां पे मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक कौन है? यशवंत सिंह। यशवंत सिंह, जरा ध्यान से सुनना। और बेटा जी एक है यहाँ पे अंबर के राजा, अंबर के शासक, इनका नाम है जय सिंह। और इनमें से आपका जो मेवाड़ है, यहाँ के शासक जय सिंह जो हैं, ये मुगलों के अधीन नहीं थे, लेकिन यशवंत सिंह और जय सिंह दोनों ही मुगलों के अधीन थे। और यशवंत सिंह जी को नियुक्त किया गया था अफगानिस्तान में, किया गया था अफगानिस्तान में नियुक्त। अभी बताती हूँ इतनी दूर क्यों नियुक्त किया गया था। और जो आपके यहाँ पर जय सिंह जी थे, इन्हें किया गया था दक्षिण में नियुक्त। तो इनमें से तीन शासकों में से कौन मुगलों के अधीन है? आप कहोगे कि मैम मारवाड़ और अंबर, ये दोनों मुगलों के अधीन हैं। और मुगलों ने इन्हें पोस्टिंग देकर रखी हुई है। जैसे हम अगर बात करें जसवंत सिंह, यशवंत सिंह जी का नाम तो आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना है, बताइए कौन है ये जसवंत सिंह जी? ठीक है, जसवंत सिंह, ज करना इसको, बोल सही रही हूं, लिख गलत गया है। जसवंत सिंह जी, बताइए जसवंत सिंह जी कौन थे? अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने मुगलों के खिलाफ औरंगजेब ने राजपूतों के खिलाफ बहुत सारे काम किए, राजपूतों की आस्थाओं को भी तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी इसने अपने दरबार में राजपूतों को नियुक्त किया, लेकिन ये राजपूतों पर विश्वास नहीं करता था। क्यों नहीं करता था विश्वास? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इसको ये लगता था कि ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं।
तो ये अपने आप से दूर रखता था इनको। तो जब यहाँ पे जसवंत सिंह जी को पोस्टिंग दे रखी है अफगानिस्तान में, तो जसवंत सिंह जी अपनी सेना, अपने परिवार, अपने बच्चों सबके साथ यहीं पे रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी। और जसवंत सिंह जी की मृत्यु से पहले ही जसवंत सिंह जी का एक पुत्र है पृथ्वी सिंह, उसकी हत्या औरंगजेब पहले ही करवा देगा कि कभी भी अगर जसवंत सिंह मरे तो उनका कोई उत्तराधिकारी ना बचे। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनके राजाओं के अगर हम बात करते हैं तो एक रानी नहीं होती थी, 3-3 4-4 रानियां होती थी। और उनमें से पता चलता है कि 2 रानियां जो है प्रेग्नेंट हैं और उनके बच्चे होने वाले हैं। पृथ्वी सिंह जी भी मर जाते हैं और जसवंत सिंह जब मरते हैं तो औरंगजेब को लगता है कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इनके सेनापति हैं, जो मुगलों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आवाज को बुलंद करेंगे और मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें टाइम लगेगा। अगर आपको आज नहीं पढ़ना है तो मैं कल पढ़ा देती हूँ, आज इतना ही रखते हैं। और ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप डेली कहते हो कि मैम छोड़ दो, नवीन सर की क्लास लेनी है, तो बेटा जी फिर मैं अपनी क्लास कब करूं? आपके कहने पे मैंने 12 बजे कर दी, आप अभी भी नहीं पढ़ना चाहते, मुझे पढ़ाने नहीं देते हो। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे मैंने बताया, ये यहाँ पे देखो 2 बार राज सिंह की जगह जय सिंह। थैंक यू बेटा, आपने मेरे को नोटिस कराया। यहाँ है राज सिंह, यहाँ राज सिंह थे बेटा। तो ये जसवंत सिंह जी वही हैं जो औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे दारा शिकोह की तरफ से। तो यहाँ पे आपके जब अफगानिस्तान में पोस्टिंग है तो मैंने आपको बताया कि औरंगजेब इनके खिलाफ, इनका उत्तराधिकारी कौन है? तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में लिखती हूँ तो जो जसवंत सिंह जी हैं, औरंगजेब को ये जानकारी थी कि इनका जो उत्तराधिकारी है, इनका उत्तराधिकारी है पृथ्वी सिंह, केवल यही इनका उत्तराधिकारी है। और औरंगजेब ने क्या किया? तो जसवंत सिंह जी की मृत्यु से पहले इसकी हत्या किसने करवा दी? इसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी और प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करवाई थी, ध्यान रखना। तो ये कब मर गया पृथ्वी सिंह? तो मैम अपने पिता की मृत्यु से पहले ही पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी। और जो आपके जसवंत सिंह जी हैं, इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखो, इनके एक सेनापति हैं जिनका नाम है दुर्गादास, और ये बहुत ही ईमानदार सेनापति हैं। क्या नाम लिखोगे? सेनापति हैं। इनका नाम क्या है? आप कहोगे कि मैम दुर्गादास। अब पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु के बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? पृथ्वी सिंह की हत्या औरंगजेब ने करवा दी, लेकिन पृथ्वी सिंह जी की हत्या औरंगजेब ने करवाई ये बात जसवंत सिंह जी को पता नहीं थी। उसके बाद क्या हो जाती है? जसवंत सिंह जी की भी मृत्यु हो जाती है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो आप कहोगे 1678 में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी मैम। ठीक है, और सेनापति कौन है? दुर्गादास राठौड़। पूरा नाम लिख लेना बेटा, थोड़ा कहानी को समझने का प्रयास करना। यहाँ पे ये चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसको पता चला औरंगजेब को कि इनकी भी मृत्यु हो गई। इसने तुरंत मारवाड़ पे अधिकार कर लिया और मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि जब दुर्गादास राठौड़ ने इस चीज को देखा, तो दुर्गादास राठौर ने क्या किया कि इसने जो यहाँ के मतलब जैसे इसको लगा कि पृथ्वी सिंह जी के अलावा औरंगजेब को तो पता ही नहीं कि कोई और उत्तराधिकारी है। तो दुर्गादास राठौर को ये जानकारी मिलती है कि जसवंत सिंह जी की 2 रानियां प्रेग्नेंट हैं और उनके बच्चे होने वाले, यानी कि जसवंत सिंह जी का उत्तराधिकारी पैदा होने वाला है। तो इसने यहाँ पर दुर्गादास राठौर ने अपने स्वामी के प्रति वफादारी को दिखाया और उसने क्या किया? उसने यहाँ पर तुरंत एक ग्वाले बालक को पकड़ा और उसको जसवंत सिंह जी का उत्तराधिकारी बता दिया। और उनकी जितनी भी रानियां थी उन सबको पुरुषों के कपड़े पहना दिए और सैनिकों को जो है कह सकते हैं महिलाओं के कपड़े पहना दिए और वहां से ये निकल पड़े। और जब ये निकले, और ये कहाँ के लिए निकल रहे हैं? तो इनको कहाँ आना है? मारवाड़ आना है। तो यहां से ये निकले, औरंगजेब ने बहुत पीछा किया, लेकिन दुर्गादास राठौर जी वहां पहुंच गए। अब जो 2 पत्नियां प्रेग्नेंट थी, तो उनमें से जब एक का पुत्र पैदा हुआ तो उसको मरवा दिया फिर से औरंगजेब ने। लेकिन
जसवंत सिंह जी का एक और पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है अजीत सिंह, और ये इनका उत्तराधिकारी बना। अजीत सिंह पैदा हुआ, ये उनका उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, अब ये जो अजीत सिंह जी हैं, इनकी जो माता हैं वो कहाँ की राजकुमारी हैं? तो आप कहोगे मैं मेवाड़ की राजकुमारी है, मेवाड़ की राजकुमारी। तो मेवाड़ ने तो कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार ही नहीं की। तो जब यहाँ पे देखा कि अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी हैं, तो अब आप मुझे बताओ कि मेवाड़ जो है वो किसका साथ देगा? मारवाड़ का साथ देगा। यानी मेवाड़ तो है ही नहीं अधीन, मेवाड़ ने तो अपने आप को मुगलों के अधीन कभी माना ही नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा? यहाँ पे ये होगा कि जो आपकी मेवाड़ की राजकुमारी, इसकी माता है अजीत सिंह जी की, तो ये मेवाड़ किसके संबंधी हो गए? मारवाड़ के। तो यहाँ पे कौन कौन मिल गया मैम? यहाँ पे मारवाड़ और प्लस मेवाड़ एक साथ आ गए, मेवाड़ एक साथ आ गए, एक साथ यहाँ पे मिल गए। कैसे मिल गए? क्योंकि उत्तराधिकारी मिल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि अब हम बात करेंगे, फिर इसी बीच क्या हुआ कि मुगल सेना ने उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया, उदयपुर पर नियंत्रण। और एक और चीज सुन लो कि ये जितने भी उत्तराधिकार के बारे में बातें मैं कर रही हूं, या जितने भी राजपूतों के साथ मैं बात कर रही हूं, तो यहाँ पे औरंगजेब ने क्या किया है कि इन राजपूत राजाओं से लड़ने के लिए अपने बेटे अकबर को भेजा हुआ है, अपने बेटे अकबर को भेजा हुआ है। अब यहाँ पे दुर्गादास राठौर जी चलते हैं एक चाल, और कल मैं बताऊंगी कि वो चाल क्या थी, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगी अकबर का विद्रोह, अकबर का विद्रोह। तो ये हेडिंग आप डालकर छोड़ दो, कल मैं यहीं से आपको पढ़ा दूंगी। दुर्गादास राठौर जी कैसे अकबर को भड़काते हैं, फिर अकबर कैसे किस तरीके से यहाँ पर जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है, फिर यहाँ पे वो दुर्गादास जी के साथ कैसे संभाजी महाराज के पास पहुंचता है। ठीक है, संभाजी महाराज उसको शरण देते हैं, फिर लेकिन फिर भी वहां पे भी उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो फारस भाग जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे करेंगे अकबर का विद्रोह। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार आप जरूर अपना जो है स्माइली करके जाइएगा। और एक चीज और सुनिए, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है, जैसे आपने एग्जाम्पल आपने आज रिवाइज किया अकबर, तो बेटा जी अकबर को रिवाइज करने के साथ आप अकबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, देखना कभी अकबर नहीं भूलोगे। और ये काम अगर आप लगातार करते रहोगे और हर विषय में करोगे, तो मैं आपसे ये वादा करती हूं कि आपका स्कोर बढ़ेगा। अभी बच्चों के आपके ही बैच से कमेंट आते हैं कि मैम जीएस में हमारा 35 प्लस स्कोर जा रहा है, तो जब उनका जा सकता है तो आपका क्यों नहीं? क्वेश्चन कहां से लाएं भाई? यूट्यूब से क्वेश्चन निकाल लो, बुक मार्केट से खरीद लो, गूगल से क्वेश्चन निकाल लो। बेटा आज के बच्चे हो, फोन केवल रील स्क्रॉल करने के लिए नहीं होता है, फोन का सही प्रयोग करना सीखो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन अपना रिस्पॉन्स देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।